जब सुप्रीम कोर्ट देश के प्रमुख न्यायाधीश जब ये बोले कि क्या देश में एक और बलात्कार करने का इंतजार कर रहे हैं हम, क्या तब कदम उठाए जाएंगे? तो सोचिए कितने शर्म की बात है। शर्म की बात है हर राज्य की सरकार के लिए, शर्म की बात है हर राज्य की पुलिस के लिए, और शर्म की बात है एक समाज के तौर पर हम सब के लिए। सुप्रीम कोर्ट आज कलकत्ता रेप मामले पर सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कई ऐसे सवाल उठाए जिसके जवाब ना तो ममता बनर्जी की सरकार के पास हैं, ना ही देश की केंद्र सरकार के खिलाफ है। जरा उन सवालों की तरफ रुख करते हैं और उसके बाद हम हमारी रेड माइक की लीगल अफेयर्स एक्सपर्ट सपना कौशिक से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कुछ बड़े सवाल उठाए और उसमें सबसे पहला सवाल तो उन्होंने ममता बनर्जी प्रशासन से पूछा कि डॉक्टर जिसकी मौत हुई उसकी बॉडी रात 8 बजे पेरेंट्स को दे दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस क्यों दर्ज हुआ, यानी एफआईआर तुरंत क्यों नहीं की गई, एफआईआर करने में देर क्यों कर दी गई? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ममता बनर्जी सरकार से पूछा है। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया था? ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से पूछा, जिनको कोर्ट में कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे। तीसरा सवाल, कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये भी सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। आपको सबको बता दें कि जब महिला डॉक्टर की मौत हुई उस वक्त कॉलेज प्रशासन को पता था और उन्होंने जब पेरेंट्स को फोन किया तो ये कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ऐसा कुछ निकल करके सामने आ रहा है। उसके बाद जब उसके परिवार वाले पहुंचे तो हकीकत बताई गई। अगला सवाल, 9 तारीख को रेप और मर्डर हुआ, इस क्राइम ने देश को झकझोर दिया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके अलावा प्राइवेसी डिग्निटी को तार तार किया गया है और पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया। आपको पता है कि ऐसे केसेस में जो पीड़िता, विक्टिम और गवाह होते हैं उनकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में दुष्कर्म पीड़िता की पहचान को जाहिर किया गया, उसकी तस्वीरें, उसके नाम सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेरेंट्स को आत्महत्या करने की बात कही गई, बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। कोर्ट में ने कहा कि देश भर में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दौरान कई लोग अस्पताल में घुसे और तोड़फोड़ हुई। ये बात कर रहे हैं 15 अगस्त की एक रात पहले, जिस रात प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद प्रदर्शनकारी रात में घुस गए अस्पताल, आरजी कार में और तोड़फोड़ की। 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल हुई। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया कि लॉ एंड ऑर्डर हो सवाल के साथ, यानी सुनिश्चित किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही प्रदर्शन हो। यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी प्रशासन से पूछा। कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार तोड़फोड़ रोकने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर की सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। मेडिकल पेशेवर बहुत सुनियोजित तरीके से टारगेट हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। और सिर्फ ये कलकत्ता की बात नहीं, पूरे देश के मेडिकल डॉक्टर्स की बात की गई। मेडिकल पेशेवर टारगेट किए जा रहे हैं, ये भी बात कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और भी कई अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि बिहार में मुजफ्फरपुर में घटना हुई, हैदराबाद में घटना हुई, कई घटनाएं हुई हैं हाल में भी, यानी ये सवाल सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी सरकार से नहीं,
देश के सरकार और सिस्टम से भी। कोर्ट ने कहा कि नर्स और डॉक्टर की सेफ्टी में सिस्टमैटिक फेलियर है, एक पूरी संस्थागत तौर पर फेल हुए हैं अपने डॉक्टरों और अपने मेडिकल कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए। कोर्ट ने कहा कि महिला सेक्सुअल वायलेंस की शिकार हुई हैं, इसलिए शीर्ष अदालत चिंतित हैं और उन्होंने अपने आप संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर के नोटिस देकर के सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि संस्थान केस में अरुणा केस एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसका भी जिक्र कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगली बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्सुअल वायलेंस गंभीर चिंता का विषय है, जिसको लेकर के हमें बड़े कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नर्स और डॉक्टर की सेफ्टी में सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है, बहुत बड़ी चूक हुई है और इसे हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने और आगे बढ़ते हुए कई महत्वपूर्ण बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, बल्कि देश हित में सभी मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी सुनिश्चित करने की बात है। यही वजह है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में यानी डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवर की सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के समानता की बात करता है, कई स्टेट में हेल्थ केयर सेफ्टी के लिए कानून बना रखे हैं, लेकिन इसके लिए हर जगह एक यूनिफॉर्म कानून की भी जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को खतरे में छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार घंटों घंटों उनसे काम कराया जाता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आगे बढ़ते हुए ये कहा, कोर्ट ने कहा कि जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं वो बहुत खराब हैं, उसके हालात ठीक नहीं हैं और उन्हें उसमें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कोर्ट ने आगे बढ़ते हुए कहा है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं होता है, यानी अस्पताल के अंदर भी सीसीटीवी की बहुत कमी है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है। आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीज और अटेंडेंट कहीं भी चले जाते हैं, वो डॉक्टर के रूम में चले जाते हैं, वो लैब में चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए वहां पर गार्ड्स नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है, बताने के लिए जगह जगह बैनर्स या होर्डिंग्स या प्लेट्स लगाई गई, वो भी नहीं लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्टाफ के लिए सपोर्टिव सिस्टम भी मौजूद नहीं है। ये तमाम बातें कोर्ट ने कही हैं। हमारे साथ हमारी लीगल अफेयर्स एक्सपर्ट सपना कौशिक हैं। सपना कौशिक लगातार इस केस को फॉलो भी करती रही है कोर्ट में, चाहे वो जब कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई हो। सपना, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत सख्त सवाल उठाए हैं, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के चिंतित है। आपका क्या कहना है? सौरभ, जैसा कि सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी कि स्वयं संज्ञान लिया, किसी की कंप्लेंट पे नहीं, खुद से आगे आकर इस पर संज्ञान लिया। और सीजीआई ने और जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने इसके ऊपर सख्त सवाल उठाए कि क्यों हम सिस्टमैटिक फेलियर हुआ, क्यों हम अपने देश में अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सभी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर अरुणा आसफ के केस का भी वो दिया गया कि 1973 में एक घटना हुई जहां पर एक नर्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड बॉय उसका बलात्कार करता है, उसका रेप करता है और उसके बाद वो सालों तक हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी रही। और वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, उसके बाद भी हम इस घटनाओं को रोक पाने में फिर से फेल होते रहे। जगह जगह हॉस्पिटल्स के अंदर ही डॉक्टर्स जहां पर वो काम करते हैं वो वहीं पर सेफ नहीं है, तो बाहर तो लोगों की सेफ्टी की हम बात, लड़कियों की सेफ्टी की क्या बात करेंगे। तो जस्टिस सीजे बहुत ज्यादा रुष्ट थे, नाराज थे और उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे कि क्या एक्शंस लिए गए हैं। और इस केस को लेकर भी सीजीआई ने वेस्ट बंगाल सरकार को बहुत फटकार लगाई और सवाल पूछे कि, और उसके बाद रेप हो गया, उसके बाद भी डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत तीखे सवाल उठाए कि पुलिस वहां पर, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर 7,000 लोग आकर हमला करते हैं और उनको बचाने की बजाय, डॉक्टर्स को बचाने की बजाय पुलिस वहां पर घटनास्थल को छोड़कर भाग गई। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर सरकार ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, 2 दिन के अंदर 23 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, वहां पर उसको लेकर सवाल उठाए हैं। एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है, जिससे फिर ये कहा गया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इंटरिम रिपोर्ट देंगे कि देश भर में डॉक्टर्स को बचाने के लिए, यौन हिंसाओं से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है और उनको सेफ्टी प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाने के लिए, ना सिर्फ महिला डॉक्टर्स के लिए, बाकी पुरुष डॉक्टर्स को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है बायोमेट्रिक्स के लिए, और जो परिजन होते हैं उन परिजनों से बचाने के लिए, जो भी पेशेंट होते हैं अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो भी डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो जाते हैं, उनसे बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसके अलावा सभी स्टेट से भी मांगा गया, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल से बल्कि देश में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट से कहा गया है कि आप 1 महीने के हम अंदर अंदर हमें बताइए कि सभी हॉस्पिटल्स में कितनी आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है, वहां पर कितने लोग आते हैं, कितना स्टाफ है, वहां पर कितने पुलिस पर्सनल आपने डिप्लॉय किए हैं, सारा सभी स्टेट से उसका भी जवाब मांगा गया है। सीबीआई से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और स्टेटस भी पूछा गया है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन का अभी स्टेटस क्या है। बिल्कुल, जी जैसे सर। सुप्रीम जैसे सपना जी ने बताया कि टास्क फोर्स बनाई गई और सारी डिटेल्स उन्होंने बताई कि कोर्ट ने किस तरीके के सवाल पूछे हैं, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सीबीआई से। कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स, जिसकी बात सपना कह रही हैं, उसमें एक टास्क फोर्स बना दिया और मुझे लग रहा है सीजीआई आज पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि उस टास्क फोर्स में कौन कौन रहेगा वो भी नाम है। सर्जन वाइस जी एडमिरल आर सरीन, डॉक्टर डी नागेश्वर सरी रेड्डी, डॉक्टर जी एम प्रोफेसर श्रीनिवास, डॉक्टर अनीता प्रतिमा सक्सेना। मूर्ति, गोवर्धन दत्त पुरी, अनीता जी सक्सेना, इसमें भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, केंद्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, मतलब बहुत हाई डिटेल। डिटेल्ड कमिटी है, जिसमें मतलब आप अगर होम सेक्रेटरी को उसमें मेंबर बना रहे हैं, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी को मेंबर बना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं इस पूरे केस को लेकर के किस तरीके से पूरे देश में आगे के लिए भी एक डॉक्टर्स के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, इसकी एक कोशिश है जो सीजीआई करना चाह रहे हैं। सपना जी, आज कोर्ट में कपिल सिब्बल के पास बहुत सारे जवाब नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों का संज्ञान लेता है, क्या लगता है कि इस पर कोई असर होगा? क्योंकि हमने देखा भी मुरादाबाद में एक नर्स के साथ रेप हो गया, एक मेडिकल वर्कर के साथ देहरादून में रेप हो गया, मुजफ्फरनगर में एक लड़की के साथ रेप हुआ। जरूरी नहीं है कि वो महिला डॉक्टर्स हो, रेप तो रेप है, किसी के साथ भी हो रहा है, वो जघन्य है। आपको लगता जी है कि इन कमिटीज का नियम बनाने के बाद, निर्भया के बाद में भी कानून, निर्भया बलात्कार कांड के बाद भी कानून बना था, बहुत सख्त प्रावधान हुए थे, लेकिन लगातार वो यौन शोषण की और यौन उत्पीड़न की घटनाएं जारी हैं? सौरभ देखिए, कुछ ना होने से तो अच्छा है कि एटलीस्ट कुछ हो। मैंने जैसे पहले ही बताया, जैसे कि सीजीआई ने भी आज अरुणा शानबाग के मर्डर केस की भी बात की थी कि जैसे उनका रेप हुआ 1973 का वो केस था, वो 42 साल तक कोमा में रही, अभी इच्छा शक्ति मृत्यु वाली जो मांग थी वो भी उनके केस में उठाई गई थी। तो अब 1973 से आज हम 24 में बैठे हैं, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। कानून बनते हैं हमारे देश में, वैसे ही बहुत सख्त कानून है, लेकिन बात है अवेयरनेस की। एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी क्या है? कहीं पर रेप होता है तो सबसे पहले महिला के ऊपर ही सवाल उठा दिया जाता है, उसके कपड़े ठीक नहीं होंगे, कोई चाउमीन खाने के को वो कर देता। तो ऐसी जहां पर सोसाइटी में ऐसी बातें होती हैं, वहां पर आप लोगों से सेफ्टी की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन हाँ, बीइंग अ जुडिशरी, सीजीआई ने बहुत सख्त कानून बनाने की बात की है। फिर से एक नेशनल टास्क फोर्स गठित की गई है जो ये बताएगी कि इमरजेंसी वार्ड के पास कितनी सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि जब भी अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, बाई चांस किसी भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो आप देखेंगे कि परिजन रुष्ट होकर सबसे पहले डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि डॉक्टर्स ने तो अपनी तरफ से, हर डॉक्टर पूरी कोशिश करता है कि मरीज की जान बच जाए, पर अगर कहीं फेलियर होता है तो डॉक्टर्स के ऊपर हमला हो जाता है। बार बार डॉक्टर्स को अपनी सेफ्टी के लिए हड़ताल पर जाना पड़ता है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया, कहीं पर भी मरीज के जो परिजन है वो इमरजेंसी वार्ड पर चले, वार्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं, आईसीयू के अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? अगर कोई हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है तो उसकी वो पता चलना चाहिए बायोमेट्रिक्स से, या उसके चेहरे की पहचान होनी चाहिए। डॉक्टर्स को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, उनको खुद ही रोड पर, आप सफदरजंग या एम्स की तरफ जाइए तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आप पोस्ट मॉर्चरी वाले रूट पे जाइए जहां पर सफदरजंग का इतना बड़ा कैंपस है, वहां पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, वो सारी चीजें सारा प्रोवाइड करवाना जरूरी है, और इसी के लिए एनटीए गठन किया गया है कि वहां पर ये सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। अपने
क्या कहते हैं रिकमेंडेशंस दी जाएगी कि कैसे उनकी सेफ्टी को सिक्योर किया जा सकता है। तो कुछ ना होने से तो अच्छा है कि कुछ हो। कानून तो पहले ही बहुत है, बात सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। लोगों को सोसाइटी में जागरूक करने की जरूरत है कि महिलाओं को सम्मान किया जाए, जो कि अफसोसजनक बात है कि हमारे देश में आज भी महिलाओं को देवी कहा तो जाता है लेकिन इंसान भी नहीं माना जाता है। जी सौरभ। इंसान में नहीं माना जाता है सपना जी। एक ये भी है ना कि भाई एक जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ, उसके बाद इतना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद सख्त कानून बना, जी और लेकिन एक मानसिकता की भी बात है। आप किसी इंसान के अंदर नहीं घुस सकते, जी और तो कहीं ना कहीं ये एक जो टास्क फोर्स बना सकते हैं आप, गार्ड्स लगा देंगे, सीसीटीवी लगा देंगे, कानून सख्त कर देंगे, लेकिन लोगों को एक एक जागरूक करने के लिए, जागरूक से भी ज्यादा है उनको बताने के लिए जो आप कर रहे हो उसके खामियाजा कितने बुरे हो सकते हैं। लोग अक्सर अब ये कह रहे हैं कि जो हैदराबाद में किया था, तेलंगाना पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को गोली मार दी थी, वो सब करना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सौरभ, देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसका भी एक पहलू ये है कि कई बार हम यहाँ पर देखते हैं कि फेक एनकाउंटर्स भी हो जाते हैं, तो हम्म। उससे भी बचना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप किसी गलत व्यक्ति को पकड़कर एनकाउंटर कर दे। जल्दबाजी में वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौन मुजरिम है ये पकड़ना, पहले उसको फेयर ट्रायल, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वो है कि हर व्यक्ति को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। तो वो भी ऐसा ना हो कि आप किसी भी गलत व्यक्ति को पढ़ के कि जल्द से जल्द जो न्याय देना है, वही भीड़ तंत्र में भी कई बार बदल जाता है। हमने अपने आसपास देखा है कि गौ हत्या के नाम पर लोग भीड़ तंत्र किस तरीके से मॉब लिंचिंग होती है। तो ये इस केस में भी हो सकता है कि बस फटाफट से जल्द हम किसी को न्याय देने की कोशिश में किसी गलत व्यक्ति के साथ गलत ना हो जाए, बाद में सिर्फ हम अफसोस करते रह जाए। तो वो भी नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि फास्ट ट्रैक पे जाना चाहिए, जल्द से जल्द। जो रेप के केसेस है, एटलीस्ट जहां पर इतने विभत्स कांड होते हैं, वहां पर फास्ट ट्रैक को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। ट्रायल स्पीडी होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जैसे कि इस केस में वेस्ट बंगाल ने स्पीडी ट्रायल की बात की है कि फास्ट ट्रैक में जाएगा, लेकिन हमें देखना ये कि फास्ट ट्रैक में कितने दिनों के अंदर, कितने महीनों के अंदर, लेकिन सही मतलब गलत व्यक्ति को सजा मिले। ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह फंस जाए, वो भी नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। जी सौरभ। कोर्ट ने ये भी बहुत टिप्पणी की है। कोर्ट ने ये भी कहा था कहा सुनवाई के दौरान कि सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक विकृत व्यक्ति है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती को लेकर के भी पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई, और कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता है, जैसे हम लोगों ने राइट। बताया। और कोर्ट ने डॉक्टरों से भी अपील की है कि आप, हम आपके लिए जो करना है हम कर सकते हैं, आप भी प्रदर्शन छोड़ करके, हड़ताल छोड़ करके वापस आप मरीजों को के इलाज में जाइए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सबसे मार्जिनल, सबसे गरीब या आखिरी व्यक्ति तबके के लोग आते हैं। ये भी बातें कही। सपना जी, एक जी आखिरी सर। सवाल अगर आप उस पर आप बताएं कि ये जो टास्क फोर्स बनी है, क्या सिर्फ वो, भाई चाहे महिला वकील हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे महिलाएं हो, हर जगह वो आए दिन रेप और हत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं। क्या देश में सरकार अपने ये जो कमिटी का रिकमेंडेशन हो, इसके बिहाफ पर बड़ा घटना हुई है, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन देश भर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर स्पीडी ट्रायल की आपने बात की, कितना होता है, कानून पहले से बने हुए हैं, लेकिन वर्क प्लेस सिक्योरिटी को लेकर के भी कुछ होना चाहिए। ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो अपने वर्क सिक्योर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत बाइसेस हो जाती हैं। अपने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई महिला आरोप लगाती है तो रफा दफा कर दिया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सौरभ, इसके लिए हमारे देश में पहले से कानून है, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पॉश भी कहते हैं। जहां पर भी एम्प्लॉइज 10 या उससे ज्यादा होते हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वहां पर पॉश का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है। यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मेंशन की थी, सीजीआई ने भी ये कहा कि हॉस्पिटल्स में भी पॉश को स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जाना चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, आईसीसी,
का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जहां पर भी 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, चाहे उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां पर आईसीसी को बनाना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसमें न सिर्फ वहां के उच्च अधिकारी, जिसमें महिलाएं कर्मचारी भी होती हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि किसी एनजीओ से रिलेटेड या लॉयर्स उसमें एंगेज किए जाते हैं। जहां पर भी अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो आईसीसी के पास जाकर कंप्लेंट कर सकती है। तो पॉश का जो कानून है वो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे देश में लागू है। विशाखा जो गाइडलाइंस आई थी उसके अंदर ये पॉश का बनाया गया था, पॉश एक्ट आया था, तो 2013 से ही हमारे देश में लागू है। तो ऐसा नहीं है कि कानून की कमियां हैं। बात मैं बार बार सिर्फ वही बात रिपीट करूंगी कि बार बार यही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। 10 से ज्यादा लोग हमारे देश में, आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज है, छोटी छोटी प्राइवेट फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, एनजीओज हैं, या हर जगह पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, पर वहां पर कंप्लाई नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लोग लॉज को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें पता है कि अगर ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या होगा, 50,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। सीरियस केसेस होते हैं जहां पर किसी का बिजनेस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते। तो इसके लिए हमें बस यही है कि पेनल्टीज हमें बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि लाखों रुपए की पेनल्टीज लगी हैं, लेकिन लोग अपने 10, 20, 50,000 रुपए बचाने के लिए आईसीसी नहीं बनाते हैं, और लोगों को, लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिल पाती है। और इसी वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो अपने घर की वो महिलाओं को काम पर तो नहीं सपना जी जाने ने देते। जी सौरभ। तो बिल्कुल सपना जी ने बहुत डिटेल में समझाया। और जो आजकल प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर, वो एक तख्ती लिए हुए हैं, वो ये तख्ती लिए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो देख रहे हैं, ये प्रदर्शन देख रहे हैं, ये तमाम बातें अच्छी अच्छी हो रही हैं, ये देखें भी और अपने घर के लड़कों को, पुरुषों को भी समझाएं ताकि उनको समझ में आए। क्योंकि जी सपना कुछ बोल रही हैं, जी कहिए। सौरभ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी ये भी की कि जो लोगों ने इस विक्टिम की फोटोज और नाम सोशल मीडिया पर पब्लिश किया वो बहुत गलत है। तो मैं बाकी सभी लोगों को कहूंगी कि एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते हम सबको इस चीज से बचना चाहिए था कि एटलीस्ट हम लोग फोटोज को या नाम को इस तरीके से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर ना करते, क्योंकि इसके लिए पहले भी सजा थी। और निपुण सक्सेना के केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है। लेकिन मैं इस बात को इससे आगे ले जाकर ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को इसको लेकर थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर आप किसी भी रेप विक्टिम की, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेप विक्टिम को विक्टिम ना मानकर ये माना जाता है कि शायद उसी की कोई गलती होगी। इस केस में तो चलिए एज अ सोसाइटी डॉक्टर साथ आ गए, बहुत सारी लोग साथ आ गए, तो उस महिला के साथ बारे में कुछ गलत बातें नहीं कही जा रही हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि अगर किसी की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो उसका सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे सभी लोगों को बचना चाहिए कि अगर कोई भी रेप विक्टिम है तो उसकी आइडेंटिटी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी कोई भी रिवील ना करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए हमारे देश में कानून है और उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी आइडेंटिटी किसी रेप विक्टिम की प्लीज रिवील ना करे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उससे संवेदना भी रखते हैं तब भी ना करें, क्योंकि बिल्कुल। आप जब नाम रिवील करते हैं तो उसका असर, सपना ने बताया है कि उनके परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है समाज में रहना। सपना जी आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना ही पड़ गया आखिरकार कि हम एक और रेप का इंतजार कर रहे हैं, कब हम उठाएंगे कड़े कदम। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।